ओके। आवाज आ रही है नसरिया? हाँ सर। ओके, कल ये सब किया था हमने। लास्ट में कल ये डिस्कस कर रहे थे हम कि चाहे आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करो या फर्स्ट प्रिंसिपल से करो, रिजल्ट सेम ही आएगा, क्योंकि जो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले है वो फर्स्ट प्रिंसिपल से ही बने। मतलब जब भी डिफरेंशिएबिलिटी की बात होगी तो हम डायरेक्टली ही डिफरेंशिएशन करेंगे, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उस बेसिस से। ओके, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिए थे, जैसे ये एफ एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस टू है, एक्स इक्वल टू -3 पे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, मतलब डिफरेंशिएबल है कि नहीं चेक करना, तो एलएचटी आरएचटी फाइंड करना पड़ेगा। अच्छा, ये डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हमें फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं कर सकते। फिर अगर फंक्शन अलग अलग इंटरवल में अलग अलग तरीके से डिफाइन है तब तो कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये ऑलरेडी डिफरेंशिएबल है, बस हमें करनी है, यानी कि फंक्शन एक्स के रिस्पेक्ट में किस रेट से चेंज हो रहा है एक्स इक्वल टू -3 पे, वो फाइंड कर रहे हैं। मतलब ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये डिफरेंशिएबल है। अगर ऐसा आता है ना क्वेश्चन कि शो करना है कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं, या हमें चेक करना है कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तब तो हमें 100% फर्स्ट प्रिंसिपल ही यूज करना है। क्योंकि डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते तो उसका मतलब हो जाता है कि हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि वो डिफरेंशिएबल है। किस तरह के केस में? जहां पे एक ही फंक्शन डिफाइन है। अगर एक फंक्शन है अलग अलग इंटरवल में अलग अलग तरीके से डिफाइन, सपोज एक्स लेस देन 2 के लिए फंक्शन कुछ और है और एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 के लिए फंक्शन कुछ और है, तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। लेकिन फंक्शन एक ही है, मतलब जस्ट लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव जस्ट राइट हैंड साइड डेरिवेटिव, वो हमें देखना पड़ेगा, तो फर्स्ट प्रिंसिपल ही यूज कर। सर ये समझ आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ? यस सर। ओके, और भी क्वेश्चन लिए थे, जैसे यहाँ पे आप डायरेक्टली डिफरेंशिएशन कर सकते हो एक्स स्क्वायर का टू एक्स प्लस वन का, एक्स स्क्वायर प्लस वन टू एक्स प्लस वन का। अगर एक्स इक्वल टू 2 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना तो, और फिर एक्स की जगह 2 पुट करना। सेम यहाँ पे भी वही डायरेक्ट कर सकते हो, फर्स्ट प्रिंसिपल से भी कर सकते हो, सेम आंसर आएगा। लेकिन क्यों करना फर्स्ट प्रिंसिपल से जब हमारे पास इतने अच्छे अच्छे फॉर्मूले हैं? ये क्वेश्चन हुआ था क्या? हाँ सर हुआ। ओके, ये भी हो गया होगा। अच्छा हाँ, हुआ हो। ये हम डिस्कस कर रहे थे ना, रीजन फॉर नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के क्या क्या रीजन हो सकते हैं? 3 रीजन है। या तो फंक्शन उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है जिस पॉइंट पे हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, या फिर उस पॉइंट पे उस अगर फंक्शन को एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ करेंगे, कर्व बनाएंगे उसका, तो उस पॉइंट पे यहाँ पे शार्प पॉइंट दिखेगा। मतलब टेंजेंट एक नहीं ड्रॉ कर सकते, यहाँ पे 2 टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है। जस्ट लेफ्ट हैंड साइड पॉइंट लेने पे कुछ और टेंजेंट बनती है, राइट हैंड साइड लेने पे कुछ और टेंजेंट बनती है, या फिर वर्टिकल टेंजेंट होती है। तो किसी कर्व के किसी पॉइंट पे अगर टेंजेंट बनाएंगे वो वर्टिकल टेंजेंट बनती है। वर्टिकल टेंजेंट का स्लोप होता है इनफाइनाइट, मतलब डिफाइन नहीं होता स्लोप, इसलिए वो डिफरेंशिएबल नहीं। क्योंकि डिफरेंशिएबल का मतलब क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट, dy बाई dx का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, अरे ओके, फिर ये भी डिस्कस किया था ना हमने, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा। डिफरेंशिएबल है इसका मतलब क्या है? कि किसी पॉइंट ए के जस्ट राइट हैंड साइड एंड जस्ट लेफ्ट हैंड साइड हम टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहे हैं और वो इक्वल भी है, इसका मतलब डिफरेंशिएबल है तो डेफिनेटली कंटिन्यूअस होगा। क्योंकि टेंजेंट कब ड्रॉ कर पाएंगे? जब वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्योंकि अगर डिसकंटिन्यूअस होगा तो टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। डिफरेंशिएबल है मतलब कंटिन्यूअस भी है, और अगर कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब ये नहीं कि डिफरेंशिएबल है। ये इंपॉर्टेंट है, से याद रखना, फर्स्ट वाला बॉक्स। डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है इसमें। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कंटिन्यूअस नहीं है। शार्प पॉइंट, वर्टिकल टेंजेंट डिफरेंशिएबल नहीं होता है, लेकिन कंटिन्यूअस तो है ना। बट अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो डेफिनेटली डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि कंटिन्यूअस नहीं है तो फिर टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। ओके, all polynomial rational trigonometric logarithm and exponential function are continuous and differentiable in their
डोमेन, यस, बिकॉज ना तो वहां पे शार्प पॉइंट बनता है, ना ही किसी पॉइंट पे टेंजेंट बनाने पे वो वाई एक्सिस के पैरेलल होती है। सो ये सब इस टाइप के फंक्शन, पॉलिनोमियल, रेशनल, ट्रिगोनोमेट्रिक, लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। ये क्वेश्चन नहीं किया था ना हमने? किया नो था क्या? सर। अच्छा, ओके। ठीक है, डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 2। एफ एक्स है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, तो क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है क्या एक्स इक्वल टू 2 पे? नहीं। नहीं, बिकॉज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आर डिसकंटिन्यूस एट इंटीजर्स। कोई भी इंटीजर हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता है, तो एक्स इक्वल टू 2 पे ये डिसकंटिन्यूस होगा। और जब कंटिन्यूस नहीं है ना, तो डिफरेंशिएबल भी नहीं है। सिंपल। ये एग्जांपल लेने का क्या मतलब था यहाँ पे? ये पॉइंट बताने के लिए कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। सॉरी, अगर फंक्शन, ये वाला, अगर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। अच्छा, आप है ना कभी कभी ये देखोगे, ठीक है वो आगे डिस्कस करते हैं। मतलब मैं यहाँ पे बता रहा था कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है ना, तो आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो वो इक्वल आएगा और फाइनाइट आएगा। ओके, इक्वल आएगा, फाइनाइट आएगा, मतलब डिफरेंशिएट, अगर डायरेक्ट हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो पॉसिबल होगा, वो इक्वल होगा, लेकिन फंक्शन कंटिन्यूस भी नहीं है। तो इसके पीछे रीजन है बहुत बड़ा, बाद में डिस्कस करेंगे, इतना डेप्थ में नहीं जाने वाला अभी स्टार्टिंग में। ठीक है, ये एलन की सीट का दूसरा क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया है। एग्जाम्पल है, एक फंक्शन एफ एक्स है, अलग अलग इंटरवल में डिफाइन है, लेस देन 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए। देन फाइंड ए एंड बी सो दैट एफ एक्स बिकम्स डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। ए एंड बी का वैल्यू इस तरह से फाइंड करना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अब देखो, डिफरेंशिएबल बनाना ना, इसका मतलब फंक्शन पहले कंटिन्यूस होना चाहिए, बिकॉज ये भी पॉसिबल होता है कि फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है लेकिन वो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाने पे वो डिफरेंशिएबल हो रहा है। ये पॉसिबल है, हो सकता है। अभी जस्ट मैंने बात इसी बारे में बात कर रहा था। उसके पीछे रीजन है, लास्ट में डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, जबकि हम तो बोल रहे हैं कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लेकिन अगर इसको डिफरेंशिएशन करके देखे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के लिए, तो वो सेम आ रहा है, मतलब फाइनाइट है और इक्वल है, यानी कि डिफरेंशिएबल है, जबकि फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। ये कैसे पॉसिबल हो जाता है, करेंगे उस बारे में बात। लेकिन अभी तक जो हमने सीखा ना, क्या सीखा है कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो डेफिनेटली वो कंटिन्यूस भी होना चाहिए ना। तो पहले इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। चेक करते हैं मतलब कंटिन्यूस बनाते हैं इसको, अननोन के फॉर्म में ना। सो एट एक्स इक्वल टू 1 एफ एक्स शुड बी कंटिन्यूस। इसका मतलब डायरेक्टली एक्स इक्वल टू 1 पुट कर सकता हूं, ए Yes, प्लस sir. बी। हाँ, लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। एक्स इक्वल टू डायरेक्टली इसमें 1 पुट किया तो ये बनेगा 3a माइनस बी प्लस 2, 3a माइनस बी प्लस 2, यानी कि 2a माइनस 2b इक्वल टू -2। मतलब a माइनस बी इज इक्वल टू -1। ये एक रिलेशन आया अपने पास, कहां से? जब फंक्शन को कंटिन्यूस किया। अब x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहा है। यस रे, कैसे करूं? डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करूं? सर डेरिवेटिव। डेरिवेटिव, डायरेक्ट डेरिवेटिव। तो एफ डैश एक्स फंक्शन फाइंड करते हैं। ए तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। बी एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2bx, 4x लेस देन 2 लेस देन 1। 3a x का डिफरेंशिएशन 3a, b का हो गया 0, 2 का हो गया 0, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए। ये एफ डैश एक्स है, हमें क्या फाइंड करना है? एफ डैश 1 फाइंड करना है। तो x की जगह 1 पुट करो, ये बनेगा 2b और इधर होगा 3a, x लेस देन 1, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव x इक्वल टू 1 पे सेम होना चाहिए। अब x इक्वल टू 1 पे कैसे? क्योंकि हमने x इक्वल टू 1 पुट किया ना, इधर डेरिवेटिव में x इक्वल टू 1 पुट किया, इसका मतलब हम 1 पे चेक करेंगे, यानी कि एफ डैश 1 है ना ये।
तो अगर फंक्शन डिफरेंशियबल बनाना है ना तो 2b इक्वल टू 3a करना पड़ेगा। मतलब यहाँ से a का वैल्यू क्या आया, एक कम करते हैं ना, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 3a माइनस 3b इक्वल टू -3। तो 3a का वैल्यू यहाँ से 2b इसमें पुट कर सकता हूँ, ये बनेगा 3a का वैल्यू 2b। सो 2b माइनस 3b इज इक्वल टू -3, यानी कि b इक्वल टू 3। और जब b इक्वल टू 3 है तो a इक्वल टू 2। ठीक है श्रेया, सही किया ना मैंने? Yes, sir. ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। बस ये क्वेश्चन यही याद दिलाने के लिए यहाँ पे लिया है, यही दिखाने के लिए लिया है कि अगर आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है ना तो पहले कंटिन्यूटी चेक करो। वो नहीं होता जैसे राजस्थान में जो फोर्ट है ना, हर एक फोर्ट में ऐसा रहता है ना, जो मेन फोर्ट है, कोई भी फोर्ट ले लो, चाहे जोधपुर का, जयपुर का, कहीं का भी, मतलब जितने भी फोर्ट, वहां पे जो भी फोर्ट रहता है ना उसके आगे एक और फोर्ट बनाते हैं छोटा सा। मतलब मेन फोर्ट तो वो रहता है, किंग का रहता है, राजा रानी का। एक छोटा सा फोर्ट बनाते हैं आगे की साइड, ताकि अगर कोई अटैक होता ना, किसी भी दुश्मन का अटैक होता है यहाँ पे, इस मेन फोर्ट पे अटैक करने से पहले ना उनको ये छोटे वाले फोर्ट पे अटैक करना पड़ता। मतलब जब तक ये छोटे वाले फोर्ट से क्रॉस नहीं होगा ना तब तक यहाँ तक पहुंचेंगे ही नहीं। और इसके चारों तरफ पहली बात तो ये कि फोर्ट बहुत हाइट पे होते हैं, उन पे डायरेक्टली किसी दूसरी साइड से घुसना पॉसिबल नहीं होता। एक एक रास्ता होता है उसका, सिर्फ एक ही रास्ता होता है हर एक फोर्ट का। मतलब एक से ज्यादा हो सकता है लेकिन उसकी फिर कुछ प्रोटेक्शन भी उसी तरह का होता है, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्ट में एक ही रास्ता होता है, सिर्फ इस जगह पे जाने के लिए इसी रास्ते से जा सकते हैं। तो जब कोई अटैक करता है ना यहाँ से, तो पहले उसको इस फोर्ट पे कब्जा करना पड़ता है, इसको जीतना पड़ता है। और ये फोर्ट सिर्फ सैनिकों का होता है, मतलब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इस मेन फोर्ट पे जाने से पहले उनको इस फोर्ट को जीतना होता है। अगर ये है, इसको जीत गए तो ही आगे आगे जा पाएंगे। और आगे जाएंगे ना तो भी अभी जरूरी नहीं कि वो इसको भी जीत जाएंगे, यहाँ पे भी बहुत सारी सिक्योरिटी रहती है, बहुत प्रोटेक्शन रहता है, आपको वो चीज मिलेगी अगर आप देखने जाओगे ना। तो वो चीज सबूत भी है उनका कि किस तरीके से वो प्रोटेक्ट, इधर जैसे ऊपर पूरी वो क्या बोलते हैं तोप वगैरह पड़ी रहती है ना। तो कहने का मतलब क्या है, ये कंटिन्यूटी, ये डिफरेंशियबिलिटी। अगर आपको डिफरेंशियबल बनाना है ना फंक्शन को तो पहले कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा। मतलब अगर फंक्शन कंटिन्यूस है यानी कि ये छोटे वाले फोर्ट को आप जीत गए तो आगे जा पाओगे। लेकिन आगे गए ना तो अब जरूरी नहीं कि इस फोर्ट को जीत जाओगे। यानी कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है ना तो जरूरी नहीं कि वो डिफरेंशियबल भी होगा। और अगर फंक्शन डिफरेंशियबल है यानी कि इस फोर्ट को आप जीत गए तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब ये होगा कि छोटे वाले फोर्ट को आप ऑलरेडी जीत चुके हो, क्योंकि इसको जीते बिना आगे नहीं जा सकते। ठीक है सर, समझ आया ना? हाँ सर। ओके, ठीक है। फिर मेरे पास एक और क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, हमने यहाँ पे एक एग्जांपल देखा था, पता है, मॉड फंक्शन का, ये वाला। और x इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 पे हम डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहे थे। तो जस्ट लेफ्ट हैंड साइड टेंजेंट ऐसी बन रही थी, मतलब -1 आ रहा था, जस्ट राइट हैंड साइड टेंजेंट ऐसी बन रही थी तो +1 आ रहा था, इसलिए ये डिफरेंशियबल नहीं था x इक्वल टू 0 पे। लेकिन अभी हम कुछ ऐसे एग्जांपल ले रहे हैं ना, नहीं मतलब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ से कुछ कंक्लूजन निकालते हैं कि अगर मॉड लगा हुआ है ना तो इसका मतलब डेफिनेटली शार्प पॉइंट बनेगा, चाहे कोई भी मॉड हो, 2x+1 का हो, तो बस पॉइंट चेंज हो रहा है ना, यानी कि ये ग्राफ शिफ्ट हो रहा है और कुछ नहीं, क्योंकि ये 2x हुआ ना तो थोड़ा सा शेप चेंज होगा, यानी कि ये जो पहले ज्यादा खुल रहा था अभी थोड़ा खुलेगा, यानी कि इस तरह का कर्व बनेगा, लेकिन शार्प पॉइंट तो बनेगा ही ना। तो कुछ स्टूडेंट ये कंक्लूजन निकालते हैं कि भाई मॉड एक्स है ना, जहां पे भी मॉड एक्स दिखेगा तो वहां पे शार्प पॉइंट बनेगा ही बनेगा, क्योंकि ये लाइन है, ये तो लाइन है, तो ये नीचे जा रही है ना, तो जस्ट मॉड लगाने पे ये वापस अब पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि ये ऊपर आ जाएगी, तो यहाँ पे शार्प पॉइंट बनेगा ही बनेगा। लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं जिसमें मॉड है लेकिन फिर भी वो डिफरेंशियबल है। ओके, यस, फर्स्ट क्वेश्चन कैसे करें, 60 तक ही।
LHD RHD फाइंड करना पड़ेगा या फिर डायरेक्टली कर सकता हूँ मैं इसको? सर पहले LHD RHD फाइंड करना पड़ेगा। अच्छा, अब देखो x इक्वल टू 0 पे ही चेक कर रहे हैं हम सब। तो इस फंक्शन को ऐसे डिफाइन करो क्या, एफ एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ माइनस एक्स, यानी कि मॉड एक्स माइनस से खुलेगा फॉर एक्स लेस देन 0, एंड कॉस एक्स प्लस से खुलेगा फॉर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो कॉस के अंदर माइनस होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, है कि नहीं? इसका मतलब लेस देन 0 के लिए भी वही है, ग्रेटर देन 0 के लिए भी वही है, यानी कि फंक्शन को डेरिवेटिव करके 0 पुट करेंगे तो सेम ही वैल्यू आने वाली है। क्या सर है, ठीक है ना? गलत तो नहीं कर रहा हूँ मैं? यस सर। क्या गलत कर रहा हूँ? नहीं, ठीक है। ओके। अच्छा देखो, अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में समझे इसको तो एक्चुअल में क्या चल रहा है, ये cos का कर्व ऐसा होता है ना, cos ऑफ मॉड एक्स का कर्व। अच्छा, cos ऑफ मॉड एक्स, ये तो नेगेटिव एक्स डालेंगे ना तो वो भी पॉजिटिव जैसा हो जाएगी, वो भी पॉजिटिव जैसा हो रहा है, यानी कि वाई एक्सिस यहाँ पे इसके लिए सिमेट्रिक होगा। वही देखो, जनरली अगर ये इस तरह का कर्व है, इस तरह का कर्व है, तो पॉजिटिव एक्स में तो फंक्शन वैसा ही रहेगा जैसा एक्चुअल में ये वाला फंक्शन है, यानी कि मोड ऑफ कॉस एक्स जैसा है। लेकिन जैसे ही सॉरी, ये जो फंक्शन है ना ये एफ एक्स का, अब मुझे एफ ऑफ मॉड एक्स का अगर फाइंड करना है ना तो क्या करेंगे कि नेगेटिव एक्स के लिए तो फंक्शन आएगा ही नहीं, मतलब एक्स कभी नेगेटिव रहेगा ही नहीं इसमें। आई मीन एक्स तो नेगेटिव रहेगा लेकिन फंक्शन में जो वैल्यू आ रही है ना एज ए डोमेन, वो नेगेटिव नहीं आएगी, क्योंकि एक्स पे मॉड लगा हुआ है तो नेगेटिव डालेंगे तो भी पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि नेगेटिव एक्स के लिए भी वही कर्व बनेगा जो पॉजिटिव एक्स में बना था, मतलब वाई एक्सिस इसके लिए मिरर रहेगा, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। अब यहाँ पे cos में कोई चेंजेस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि cos ऑलरेडी वाई एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक है, तो जीरो के जस्ट आजू बाजू में जो टेंजेंट बनेगी ना उसका स्लोप सेम रहेगा। सर ये समझा क्या, ये क्या एक्सप्लेन किया मैंने? हाँ सर। ओके सार्थक की क्लियर? यस सर। ओके सेकंड, अमोद, अमित, अथर्व, उदय पाटिल, समझ आ रहा है ना? कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। समझ रहे हैं सर। ओके सेकंड, एफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड एक्स। यस, क्या करेंगे जब भी मॉड एक्स दिखेगा ना और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना, सिंपल आप अलग अलग इंटरवल के लिए उसको अलग अलग तरीके से डिफाइन कर दो कि मॉड एक्स कहाँ पे 0 हो रहा है, लेस देन वैल्यू के लिए माइनस से और ग्रेटर देन वैल्यू के लिए प्लस से। ठीक है, सो यहाँ पे मॉड एक्स दिख रहा है, यानी कि x लेस देन 0 के लिए माइनस से खुलेगा, माइनस एक्स स्क्वायर, और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए प्लस से खुलेगा, तो प्लस से जैसे ही होगा तो x इंटू एक्स हो गया, यानी कि एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब क्लियरली दिख रहा है ये एक्स स्क्वायर है, ये x है, तो कभी इक्वल हो ही नहीं सकता ना डिफरेंशिएशन। कैसे इक्वल होगा, ये 2x पर, अरे नहीं, x इक्वल टू 0 पे चेक कर रहे हैं ना, तो हो सकता है एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 2x, 2x, x लेस देन 0 के लिए ये है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए ये, तो डायरेक्टली x इक्वल टू 0 पुट करोगे ना, तो अभी ये भी 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है। सही ना श्रेया? हाँ सर। देखो अगर इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखेंगे ना, तो जब पॉजिटिव x होगा तब तो ये मॉड का कोई मतलब नहीं रहेगा, मॉड डायरेक्ट हटा सकते हैं, तो ये है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक कर्व है, तो पॉजिटिव x के लिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व ऐसा बनेगा। और जब नेगेटिव मतलब नेगेटिव x की वैल्यू के लिए ये माइनस से खुलेगा, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, और माइनस एक्स स्क्वायर अगेन एक पैराबोला है जो नीचे की साइड खुलता है, यानी कि इस तरह का पैराबोला होगा। अब बताओ यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है? यहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है क्या, नहीं। यहाँ पे वर्टिकल टेंजेंट है क्या, नहीं है। इसका मतलब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, ऐसे भी देख सकते हैं, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ओके सर, ये समझ आया ना इधर वाला? Yes, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 3। आज इंग्लिश का है क्या? नहीं है सर। ओके ओके। एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स क्यूब कैसे करेंगे? मॉड ऑफ एक्स क्यूब ये होगा एफ एक्स इक्वल टू एक्स की मॉड ऑफ एक्स क्यूब नेगेटिव हो जाएगा जब एक्स लेस देन 0 होगा, और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा तब पॉजिटिव हो जाएगा। सो अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस ऑफ 3x² एंड 3x²। अब x की जगह 0 पुट किया तो 0 0 हो गया, और ये सब करने की जरूरत ही नहीं अगर आप इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में करते हो तो। x³ ऐसा होता है, देखो जब x पॉजिटिव है तब तो x³ पॉजिटिव रहेगा, मतलब x³ के आगे प्लस का साइन है तो x³ के आगे ये प्लस का साइन ऐसा। ओके, ये एक्चुअली इस तरह का x³ होता है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव के लिए हम आगे माइनस लगा रहे हैं, मतलब ये नेगेटिव के लिए फिर पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा यानी कि वाई एक्सिस के लिए सिमेट्रिक होगा, तो ये कुछ इस टाइप का बनेगा। तो आप देखो इस पॉइंट पे ना तो साफ पॉइंट बन रहा है, ना ही डिसकंटिन्यूअस है, ना ही वर्टिकल टेंजेंट है, तो डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, वैसे ही इसको कर सकते हैं फोर्थ को, एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स। ओके करते हैं ना, इसको भी कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स लेस देन 0 के लिए ये नेगेटिव से खुलेगा तो एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये प्लस से खुलेगा तो एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब डिफरेंशिएशन करो, एफ डेस एक्स डायरेक्टली कर सकते हैं क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल से करो या डायरेक्टली करो एक ही बात है, सेम ही मीनिंग है। सो एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, यू अपॉन वी लगेगा 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स एज इट इज एक्स का 1 माइनस एक्स एज इट इज 1 माइनस एक्स का -1, तो ये प्लस हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल, ये बना 1 अपॉन 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। ओके 1 अपॉन 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर फॉर एक्स लेस देन 0। और इसको कैसे करेंगे, अगेन यू अपॉन वी लगेगा 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स एज इट इज एक्स का 1 माइनस एक्स एज इट इज 1 प्लस एक्स का 1, अगेन एक्स एक्स कैंसिल, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर फॉर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब एक्स की जगह 0 पुट करोगे तो ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, इसका मतलब x इक्वल टू 0 पे ये भी डिफरेंशिएबल है, तो चारों फंक्शन x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल है। तो यहाँ पे ना एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ होगा आपके सेंगे बुक में कि अगर सिर्फ मॉड x की प्रेजेंस से ये नहीं सोचना है कि वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा बिकॉज कॉर्नर पॉइंट बनेगा, नहीं, जरूरी नहीं, सब जगह मॉड x मॉड x मॉड x मॉड x, लेकिन कॉर्नर पॉइंट नहीं बन रहा है। ओके सर, तक की कोई डाउट है क्या? नो सर। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ये लास्ट टॉपिक है वैसे डिफरेंशिएबिलिटी, इसके बाद क्वेश्चंस ही करने वाले हैं, लेकिन क्वेश्चन भी अलग अलग तरीके के होंगे, उनमें भी हर एक क्वेश्चन में एक छोटा छोटा लॉजिक होगा, और कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो पर्टिकुलर उसी क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे कैसे सोल्व करना, मतलब डिफरेंशिएबिलिटी में ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं, बेसिक बेसिक हो गया अपना पूरा, लेकिन अब क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं ना कि वहां पे और भी डिस्कशन के पॉइंट रहते हैं, वो क्वेश्चन के साथ ही डिस्कस कर सकते हैं, यहाँ पे उनको नहीं डाल सकते। सो बेसिक्स का ये लास्ट स्लाइड है, नहीं इसके बाद एक और है कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है ना, फाइनाइट वैल्यू आ रही है तो वो कंटिन्यूअस होगा डेफिनेटली। ओके, बात करेंगे लास्ट में उसके बारे में, इस बारे में हमने कल बात की थी ऑलरेडी, अगर एफ एक्स एंड जी एक्स डिफरेंशिएबल है एक्स इक्वल टू ए पे, तो उनका कोई भी एल्जेब्रिक ऑपरेशन करेंगे ना तो वो भी डिफरेंशिएबल होगा एक्स इक्वल टू ए पे। ओके, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा कलर कोडिंग भी लिया है, जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है उसको मैंने ग्रीन से लिया, एल्जेब्रिक ऑपरेशन भी अगर डिफरेंशिएबल है तो उनको ग्रीन से लिया, मतलब ग्रीन वाला पार्ट डिफरेंशिएबल को डिनोट कर रहा है, और रेड वाला पार्ट नॉट डिफरेंशिएबल को डिनोट कर रहा है, नॉट डिफरेंशिएबल नॉट डिफरेंशिएबल। और ये जो कलर है ना, कौन सा कलर है जो भी है, ये जो थर्ड कलर है
उसमें डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ओके, ताकि समझने में इजी रहेगा ना, थोड़ा जल्दी याद रहेगा। इस बारे में तो कल डिस्कस कर चुके थे। यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या है, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। मान लेते हैं अगर एफ एक्स डिफरेंशिएबल है एंड जी एक्स डिफरेंशिएबल नहीं है, यानी कि दो फंक्शन है ना, एक को एफ दिया दूसरे को जी दिया, दोनों में से एक डिफरेंशिएबल है दूसरा डिफरेंशिएबल नहीं, किसी पॉइंट एक्स इक्वल टू ए पे, देन एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। अच्छा श्रेय, मुझे एक बात बताओ ना, कंटिन्यूटी में हमने कैसे किया था कि अगर एफ एक्स एंड जी एक्स कंटिन्यूस है एक्स इक्वल टू ए पे, तो इसका मतलब एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स माइनस जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, बस वो पॉइंट हटा के जहां पे जी एक्स जीरो हो रहा है, यानी कि जी एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, ये सारे कंटिन्यूस होंगे अगर एफ एक्स एंड जी एक्स एक्स इक्वल टू ए पे कंटिन्यूस है, राइट? सही ना श्रेया? यस सर। और अगर एफ एक्स या जी एक्स में से कोई एक कंटिन्यूस नहीं है या दोनों ही कंटिन्यूस नहीं है, तो एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ इंटू जी और एफ अपॉन जी के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, कंटिन्यूस हो भी सकता नहीं भी हो सकता, सही ना? यस सर। तो ये जो फर्स्ट वाला पार्ट किया ना हमने कि अगर एफ एन जी कंटिन्यूस है एक्स इक्वल टू ए पे, तो ये इनका अलजेब्रिक ऑपरेशन करने पे कंटिन्यूस होगा, तो डिफरेंशिएबिलिटी में भी ये सेम है, सेम रूल है। लेकिन जहां पे एफ कंटिन्यूस नहीं है या जी कंटिन्यूस नहीं है या दोनों कंटिन्यूस नहीं है, उस केस में डिफरेंशिएबिलिटी में क्या चेंजेस आएगा वो थोड़ा अलग है, ठीक है? क्या है, एफ एन जी डिफरेंशिएबल है नहीं, एफ डिफरेंशिएबल है जी डिफरेंशिएबल नहीं है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। मतलब कंटिन्यूटी में तो हमें पता नहीं था, मे और मे नॉट बी कंटिन्यूस, लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली ये कंटिन्यूस नहीं होगा। ओके, अब देखो ये एक ही स्पेशल केस है, ये एक ही स्पेशल केस है, डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, बाकी सेम टू सेम वैसा ही है जैसा कंटिन्यूटी में था, कि अगर दोनों में से एक फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, आई मीन दोनों में से एक फंक्शन अगर कंटिन्यूस नहीं है, तो उनका मल्टीप्लीकेशन कंटिन्यूस हो भी सकता नहीं भी हो सकता, तो सेम केस यहाँ पे भी है, अगर एफ डिफरेंशिएबल है जी डिफरेंशिएबल नहीं है, तो एफ इंटू जी डिफरेंशिएबल हो भी सकता नहीं भी हो सकता है। अगर दोनों कंटिन्यूस नहीं है, तो उनका कोई भी अलजेब्रिक ऑपरेशन करेंगे तो वो कंटिन्यूस हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, और सेम केस यहाँ पे भी है, अगर दोनों ही डिफरेंशिएबल नहीं है, तो कोई भी अलजेब्रिक ऑपरेशन करेंगे तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सर ये समझ आया क्या नीचे के? हाँ सर। रिलेट कर सकते हैं ना इसको कंटिन्यूटी के साथ? Yes. हाँ, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एफ एक्स अगर डिफरेंशिएबल है जी एक्स डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इनका प्लस माइनस करेंगे ना, तो वो डेफिनेटली डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कंटिन्यूटी में तो हम ये अज्यूम कर रहे थे कि भाई एरिया सब्ट्रैक्ट करने पे अगर कोई मिसिंग पॉइंट है ना, तो वापस से उस जगह पे पॉइंट आ सकता है। जैसे एक कर्व ऐसा है जहां पे मिसिंग पॉइंट है, दूसरा कर्व ऐसा है जहां पे ये पॉइंट इस तरह से आइसोलेटेड है कि दोनों को ऐड करने पे ये यहाँ पे फिट हो जाएगा, तो कंटिन्यूस हो सकता है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, डिपेंड करता है। लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी में, अच्छा मैंने इसका भी तो रीजन नहीं दिया ना अभी कि ऐसा क्यों हो रहा है, अगर एफ एन जी डिफरेंशिएबल है तो ये अलजेब्रिक ऑपरेशन डिफरेंशिएबल क्यों हो रहा है। याद नहीं रखना श्रेया, याद नहीं रखना, सिर्फ समझना है, दिमाग नहीं लगाना इसमें। याद रखोगे तो फंस जाओगे, कंफ्यूजन होगा बाद में कि क्या था, ये था कि वो था। इसको सिर्फ समझना है एक बार। और जैसे अभी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन दिए थे ना मैंने होमवर्क, वो मल्टीपल करेक्ट टाइप के क्वेश्चन दिए थे ना होमवर्क में, उसमें हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन देखा होगा इसी टाइप के, तो पॉसिबल है कि डायरेक्ट इस बेसिस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो समझते इसको कि ये कैसे हुआ, अगर एफ एन जी डिफरेंशिएबल है तो एफ प्लस जी एफ माइनस जी ये डिफरेंशिएबल कैसे। देखो सर, अगर एफ एन जी डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन करने पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव एफ एक्स का सेम आने वाला है। मतलब जस्ट लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड डेरिवेटिव सपोज 2 आ रहा है, इसका सपोज 3 आ रहा है, जो जब दोनों को ऐड करेंगे ना, तो ऐड करने पे यहाँ पे भी x का लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव 2 आ रहा है और इधर 3 आ रहा है, तो ऐड करने पे ये 5 बनने वाला है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड से ऐड करेंगे तो ये 2 + 3 होगा, और राइट हैंड साइड से ऐड करेंगे 2 + 3 होगा। मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव भी 2 + 3, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी 2 + 3, तो इक्वल टू 5 आएगा ना, मतलब ये डिफरेंशिएबल होगा ही होगा ना। सर ये समझ आया क्या ये पॉइंट? यस सर। सेम यहाँ पे एफ माइनस जी करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट, क्योंकि अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 2 आ रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव 3 आ रहा है, तो माइनस करने पे -1 आएगा, और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे
तो भी 2 3 आ रहा है, तो सेम वैल्यू आने वाली है। सेम मल्टीप्लीकेशन के केस में भी, डिवीजन के केस में भी। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि अगर एफ एंड जी डिफरेंशिएबल है तो उनका अलजेब्रिक ऑपरेशन क्यों डिफरेंशिएबल होता है। अब इस पॉइंट पे आते हैं कि अगर एफ डिफरेंशिएबल है, जी डिफरेंशिएबल नहीं। वैसे ऊपर वाला समझ आया तो ये आपको ऑटोमेटिक समझ आ ही गया होगा कि एफ का अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों 2 है, और अगर g का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 3 है, राइट हैंड डेरिवेटिव 4 है। ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि gx को नॉट डिफरेंशिएबल बनाना है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर 4 है, राइट हैंड डेरिवेटिव अगर 3 है, सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 3 है, राइट हैंड डेरिवेटिव 4 है, तो अगर इनको ऐड करेंगे ना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का, अगर मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करूं तो क्या आएगा, 2 + 3। राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो आप देख रहे हो प्लस माइनस करने पे ये डेफिनेटली अलग अलग आएगा ना। इसलिए हम बोलते हैं कि ये एफ प्लस माइनस जी डेफिनेटली नॉट डिफरेंशियल। क्या सर है सार्थकी, उदय पाटिल समझ आया क्या ये पॉइंट। हेलो, वॉइस ब्रेक हो रही है क्या। अभी क्लियर है, पहले हो। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या सर यहाँ। हाँ सर। ओके, उदय पाटिल सार्थकी समझ आ रहा है ना। यस सर। ओके, क्या हुआ भाई, बच्चे छोड़ के कैसे जा रहे हैं, मीटिंग लेफ्ट कर रहे हैं, 3 बच्चों ने कर दिया। ओके, देखो मैंने पहले भी बताया आपको, प्लीज थोड़ा पेशेंस रखना, 2 3 दिन की और बात है। एक बार ये हो जाएगा ना तो वापस से रिवाइज करूंगा मैं, और बहुत अच्छे से समझेगा आपको। हमें ना थोड़ा कॉन्सेप्चुअली सीख रहे हैं, बहुत डेप्थ में जाके सीख रहे हैं। तो जो साथ में रहेगा ना वो ही आगे मतलब उसको ही समझ में आ पाएगा। तो छोड़ दोगे तो वैसे कुछ नहीं समझ में आने वाला। ओके, प्लस जी एफ माइनस जी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से अलग अलग आता है ना, इसलिए ये डिफरेंशिएबल नहीं है। अब सेम केस मल्टीप्लीकेशन में भी हो सकता है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है अपना 6 और ये आ रहा है 8। इसका मतलब मल्टीप्लाई करने पे ये डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकता, लेकिन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है। डिफरेंशिएबल किस केस में हो सकता है सर, ये बता सकते हो कि एफ एन जी को किस तरह से डिफाइन करना चाहिए ताकि ये मल्टीप्लाई करने पे डिफरेंशिएबल हो सकता है। क्या सार्थकी, अगर मैं जीरो के लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, जीरो का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव 0 है, यानी कि फंक्शन एफ एक्स कॉन्स्टेंट है, ये 0 है, तो जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, यस ये डिफरेंशिएबल हो गया एफ इंटू जी। समझा क्या सर। हाँ यस। ओके ओके, ये पॉइंट भी क्लियर होगा। एफ एंड जी दोनों अगर डिफरेंशिएबल नहीं है, ओके एफ एंड जी दोनों अगर डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब जहां पे हमने एफ को 2 डिफाइन, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 2 रखा ना, एक राइट हैंड डेरिवेटिव 3 रखते हैं, तो ये दोनों ही डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इनका कोई भी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करेंगे तो हो सकता है कि वो डिफरेंशिएबल नहीं है। यही एग्जांपल देख लो, चाहे कोई भी अलजेब्रिक ऑपरेशन करोगे तो ये नहीं होगा डिफरेंशिएबल, लेकिन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है। अभी कब हो सकता है, अगर एफ का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 3 है, राइट हैंड डेरिवेटिव 2 है, जी का राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 2 है, राइट हैंड डेरिवेटिव 3 है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉसिबल है, मल्टीप्लाई करोगे तो पॉसिबल है, ऐड करोगे तो पॉसिबल है। सब्ट्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है, लेकिन सब्ट्रैक्शन का कोई दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें सेम सब्ट्रैक्शन आने वाला है। सपोज यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, तो सब्ट्रैक्शन करोगे तो 1 1 आ रहा है, मतलब पॉसिबल है, कंटिन्यूअस। समझाना सर, है कोई डाउट है क्या। नो सर। ओके सार्थकी क्लियर, उदय पाटिल, अमित, यस सर। यस सर। ओके आप रिलेट कर सकते हो कंटिन्यूटी से, बस ये एक पॉइंट ध्यान रखना, वहां पे प्लस माइनस में डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली नॉट डिफरेंशियल, आई मीन कंटिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली नॉट डिफरेंशिएबल होगा। ओके
ठीक है, ये ओके। वो होमवर्क वाले क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। आज इधर इतना ही करते हैं। किधर है? यस श्रेया, फर्स्ट क्वेश्चन हुआ क्या? सर इसका थर्ड और फोर्थ ऑप्शन नहीं समझ। ओके, सार्थकी। सर फोर्थ वाला ऑप्शन नहीं समझ। ओके, फोर्थ वाला नहीं, फर्स्ट एंड सेकंड हुआ क्लियर? हाँ सर। ओके, और किसी को चाहिए क्या फर्स्ट एंड सेकंड? ठीक है, बता दो। इफ f प्लस g इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, देन f एंड g आर कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। नहीं, जरूरी नहीं। हम बोलते हैं ना कि f एंड g में से कोई एक अगर डिसकंटिन्यूअस है या दोनों डिसकंटिन्यूअस है तो एल्जेब्रिक ऑपरेशन कंटिन्यूअस हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। ये कंटिन्यूअस हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। तो अगर ये कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं कि ये दोनों कंटिन्यूअस है। हो सकता कंटिन्यूअस है, हो सकता दोनों कंटिन्यूअस है, हो सकता है f कंटिन्यूअस g डिसकंटिन्यूअस, या फिर हो सकता है g कंटिन्यूअस f डिसकंटिन्यूअस, या फिर हो सकता है दोनों डिसकंटिन्यूअस। कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। सेकंड क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f into g exists and both limit extending to a f and limit extending to a g exist। यस, इसका क्या आंसर? सर ये नेसेसरी नहीं है, मतलब हाँ, नेसेसरी नहीं, जरूरी नहीं कि f इंटू जी एग्जिस्ट करता है तो लिमिट एक्सटेंडिंग, मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ ए पे f एंड g एग्जिस्ट करता, मतलब सेम वही रीजन है ना ऊपर वाला। नहीं नहीं, यहाँ पे एग्जिस्ट की बात हो रही है, वहां पे कंटिन्यूटी की बात हो रही है, मतलब ये जरूरी नहीं। थर्ड क्या है, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू a, इसका मतलब नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। यस श्रेया, ये डाउट है ना? हाँ सर। सार्थकी कैसे किया ये वाला? अगर x इक्वल टू a पे डिसकंटिन्यूअस है तो इसका कंटिन्यूअस है मतलब तो शायद एफ ऑफ एक्स और दोनों लिमिट सेम नहीं होंगी, लेकिन लिमिट से एग्जिस्ट कर रहे होंगे। हाँ, यहाँ पे नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ये थोड़ी ना जरूरी होता है। डिसकंटिन्यूटी का मतलब एलएचएल इज नॉट इक्वल टू आरएचएल, या फिर नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए। लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है ना, बस वो इक्वल नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस होता है। सर समझा क्या सर? हाँ सर। फोर्थ, ऑल फंक्शंस डिफाइन ऑन ए क्लोज। अच्छा, एक चीज और मैं बार बार रिपीट करता हूँ और यहाँ पे वापस से मेंशन कर रहा हूँ, प्लीज आप सॉल्यूशन देख के कोई भी क्वेश्चन मत करना, मतलब सॉल्यूशन होने ही नहीं चाहिए। आप चाहो तो उसको फाड़ के अलग कर दो, सॉल्यूशन जो बुक में है पीछे उनको अलग कर दो। सॉल्यूशन इसलिए रखते हैं कि भाई आने वाले टाइम में जब आप रिवाइज करते हो अपने लेवल पे, यहाँ पे रेगुलर लेक्चर में रिवीजन नहीं होता, आप अपने लेवल पे रिवाइज करते हो तो कहीं फंस जाते हो तो वो देख सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग में अगर आपने सॉल्यूशन देख लिया ना तो कोई मतलब नहीं। एक स्टूडेंट जो सॉल्यूशन नहीं देखता है उसको 5 होमवर्क में से 5 क्वेश्चन देते हैं ना होमवर्क में से, उसमें से एक भी नहीं आता ना तो भी चलेगा। लेकिन अगर किसी को सॉल्यूशन देख के 5 क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं ना तो वो उससे भी पीछे है, क्योंकि उसके पास उतना पेशेंस है कि सॉल्यूशन सामने लेकिन वो देख नहीं रहा। क्योंकि सॉल्यूशन देखते तो वो एक क्वेश्चन सोल्व होता है लेकिन आपको लॉजिक नहीं मिलता है कि क्वेश्चन ऐसे ही क्यों सोल्व हुआ। जब नए क्वेश्चन आएंगे, ऑब्वियसली एग्जाम में नए क्वेश्चन ही आएंगे, तो आपको कोई लॉजिक नहीं मिलेगा, पता ही नहीं चलेगा क्या चल रहा है।
तो चाहे पीवाईक्यूज हो, डीपीपी के क्वेश्चन हो या फिर ये होमवर्क वाले क्वेश्चन हो, सॉल्यूशन देखना ही नहीं, हम इधर डिस्कस करेंगे अगर आपको कोई दिक्कत है तो मैं आपको लॉजिक भी तो दूंगा ना कि ये ऐसा ही क्यों हुआ, किस किस वजह से। ओके, तो सॉल्यूशन देखना ही नहीं है, चाहे पीवाईक्यूज हो कुछ भी। ओके, फोर्थ क्या है, ऑल फंक्शंस डिफाइन ऑन ए क्लोज इंटरवल अटेन ए मैक्सिमम और ए मिनिमम वैल्यू इन दैट इंटरवल। सर ये हो सकता है, ट्रू है। यस, एक्चुअली ट्रू है, लेकिन कुछ पॉसिबिलिटी है ना। जैसे क्या बोल रहे हैं कि अगर एक क्लोज इंटरवल है ना, सपोज 1 to 10, तो इस क्लोज इंटरवल में किसी फंक्शन की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू होगी क्या? जैसे ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू है। यस, पॉसिबल है ये। यस सर। पॉसिबल है ना, क्या श्रेया? सर ऑल फंक्शंस के लिए। हाँ, ऑल फंक्शंस के लिए। ऑल फंक्शंस डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल, जो क्लोज इंटरवल में डिफाइन है। जैसे कोई भी फंक्शन है अगर इस क्लोज इंटरवल में डिफाइन है ना, तो एक मैक्सिमम एक मिनिमम वैल्यू होगी। क्या कुछ इस टाइप के फंक्शन हो सकते हैं जिनमें मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी अगर क्लोज इंटरवल में डिफाइन है तो? अच्छा, ये डाउट है ना? हाँ सर। अच्छा सर अच्छा, कांस्टेंट फंक्शन। हाँ, कांस्टेंट फंक्शन में तो सारी मिनिमम वैल्यू सारी मैक्सिमम वैल्यू ही होती है, मतलब कोई भी वैल्यू लोगे तो वो मैक्सिमम मिनिमम ही होगी। उसको मैक्सिमम भी मान सकते हैं, मिनिमम भी मान सकते हैं। कांस्टेंट फंक्शन में मिनिमम मैक्सिमम कोई सी भी वैल्यू ले, एक्चुअली मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू नहीं होती, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे ना, इक्वल टू 0 करने पे कोई रिजल्ट नहीं मिलता। यस, कांस्टेंट फंक्शन में मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू नहीं होती। अच्छा, क्योंकि हम इसको कंटिन्यूटी में सीख रहे हैं ना, तो अगर जिस पॉइंट पे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, अगर उस पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, ठीक है, और अगर जहां पे मैक्सिमम वैल्यू वहां पे भी फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो फिर ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होगी नहीं ना। नहीं समझे क्या? यानी कि अगर सारे फंक्शन, जिस जो भी फंक्शन की बात हो रही है ना, अगर क्लोज इंटरवल में इनकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू है तो इसके लिए फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, इसलिए ये फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग है। फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो ही मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आ पाएगी, नहीं तो क्या पता जिस पॉइंट पे फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू है वो वहां पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। समझे क्या? यस श्रेय सर। क्लियर हो? ओके, उदय पाटिल। उदय पाटिल ने लेफ्ट कर दिया। सार्थकी। यस सर। ओके, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, डाउट है क्या किसी को कोई? सर नहीं है मेरे को सेकंड। नो। ओके, सबको क्लियर ना? सर सेकंड नहीं है मेरे को। अच्छा, सेकंड नहीं आया? हाँ सर। कोई भी ऑप्शन नहीं पता चला? मतलब श्योर नहीं था, मतलब जैसे मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट है ना, उसकी वजह से समझ हाँ में हाँ। नहीं। अच्छा देखो क्या है, फंक्शन f इज डिफाइंड ऑन एन इंटरवल a b, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अच्छा, a b में फंक्शन डिफाइन है, कौन सा करेक्ट है? 2 and 4 इनकरेक्ट है। अमित बोल रहा है 2 and 4 इनकरेक्ट। देखते हैं अमित। एफ ए एंड एफ बी हैव अपोजिट साइंस, एफ ए एंड एफ बी के अपोजिट साइन, देन देयर मस्ट बी ए पॉइंट सी ए टू बी सच दैट एफ सी इक्वल टू 0। अच्छा, ये है ना ए टू क्लोज इंटरवल ए बी में डिफाइन है, लेकिन अभी ये नहीं बोला कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। ओके, सो क्वेश्चन है कि एफ ए एंड एफ बी मतलब कोई फंक्शन है, तो x इक्वल टू ए पे फंक्शन की वैल्यू, सपोज ये x इक्वल टू ए है, तो x इक्वल टू ए पे फंक्शन की वैल्यू एंड x इक्वल टू बी पे फंक्शन की वैल्यू, सपोज ये x इक्वल टू बी है तो x इक्वल टू बी पे फंक्शन की वैल्यू, इनके अपोजिट साइन है। इसका मतलब एक x एक्सिस के नीचे, एक x एक्सिस के नीचे, दूसरा x एक्सिस के ऊपर है। देन देयर मस्ट बी ए पॉइंट c बिलोंग्स टू a, b सच दैट f c इक्वल टू 0, यानी कि एक पॉइंट बीच में जरूर मिलेगा जहां पे वो x एक्सिस को क्रॉस करेगा, यानी कि फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। उस पर्टिकुलर x की वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब वो x एक्सिस के ऊपर का पॉइंट है जहां से कर्व पास हो रहा है। यस, ये ट्रू होता अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होता तो, लेकिन यहाँ तो फंक्शन जरूरी नहीं कि ए बी में अगर डिफाइन है तो जिस पॉइंट से जो पॉइंट x एक्सिस को क्रॉस कर रहा है ना,
वहां पे फंक्शन अगर डिफाइन नहीं हुआ तो इसका मतलब 1 इनकरेक्ट है। समझा क्या? हाँ सर। ओके। Second, if f is continuous on closed interval ab, fa is less than 0, fb is greater than 0, again यानी कि fa नेगेटिव है, fb पॉजिटिव है, there must be a point c a comma b such that f is equal to 0. yes, अगर continuous है, fa less than 0 है, हाँ, fa अगर लेस देन 0 यानी कि ये x इक्वल टू a है और यहाँ पे फंक्शन की जो वैल्यू होगी, फंक्शन की वैल्यू मतलब y की वैल्यू, वो अगर नेगेटिव है और इधर x इक्वल टू b है और इस पे जो फंक्शन की वैल्यू वो पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, इस इंटरवल में a टू b में फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो यहाँ पे एक पॉइंट जरूर मिलेगा जहां पे वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, यानी कि एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा जहां पे फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। यस, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। लेकिन इसके लिए मतलब ऑप्शन 2 में जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन 2 रॉन्ग हो गया क्योंकि हमें इनकरेक्ट देखना है। समझे क्या? हाँ सर। ओके, ऑप्शन 3 क्या है? इफ f इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ab and there is a point c in a comma b such that f is equal to 0, then fa and fb have opposite sign. सर ये भी Okay, नहीं करेक्ट है। नहीं, हाँ इनकरेक्ट है, जरूरी नहीं ना, क्योंकि fa and fb का अपोजिट साइन होना जरूरी नहीं, क्योंकि अगर यू टर्न ले लिया जस्ट टच करके x इक्वल टू c पे फंक्शन टच करके वापस से चला गया, तो fa पॉजिटिव है, fb पॉजिटिव है, या फिर इस तरह का कर्व बन रहा है। ओके, इस तरह का, तो यहाँ पे fa नेगेटिव है, fb नेगेटिव है, लेकिन एक पॉइंट a एंड b के बीच में एक पॉइंट ऐसा तो मिल रहा है ना जहाँ पे fc इक्वल टू 0 है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि fa एंड fb अपोजिट साइन के होने चाहिए, सेम साइन के हो सकते हैं। इसका मतलब F3 स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यानी कि ऑप्शन 3 करेक्ट है। इफ F हैज नो 0 ऑन a, b, then FA and FB have the same sign. Yes, obviously अगर 0 नहीं है तो FA and FB का सेम साइन होना चाहिए। समझिए क्या? मतलब अगर कर्व इस तरह का है, कोई 0 नहीं है यानी कि x एक्सिस को क्रॉस नहीं कर रहा है, तो आप कोई भी पॉइंट लो x इक्वल टू a, x इक्वल टू b, वो हमेशा सेम साइन के ही होंगे, चाहे ये कर लो चाहे नीचे का कर लो, तो स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब ऑप्शन 4 रॉन्ग है। श्रेय समझ रहा है ना? अच्छा, श्रेय को तो डाउट ही नहीं था, बस किसका डाउट था? समझ रहा है ना? हाँ ओके, सर। हाँ, किसका? अमित का डाउट था क्या? नहीं सर, अथर्व। अथर्व, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 होना चाहिए यार, 3 हुआ सर रहेगा। हो गया, 3 और 4 हो गया। अच्छा, 3 और 4 हो गया। फिफ्थ में कोई डाउट है? हाँ सर, फिफ्थ में। हाँ सर, 5th नहीं हुआ। फिफ्थ नहीं हुआ? 5th और फिफ्थ नहीं 6th क्या? नहीं हुआ। फिफ्थ का कौन सा? 5th और 6th क्वेश्चन दोनों नहीं हुए। ओके, 6 दिया क्या मैंने? 7 तक दिए थे सर। 7 तक दिए थे? हाँ अच्छा सर। अच्छा, हो गया, ठीक है, डिस्कस करते, कोई दिक्कत। एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ मॉड एक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? नॉट ट्रू है ना? एफ एक्स इज कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। क्या एफ एक्स सारी वैल्यू के लिए है क्या? नहीं ना, बाहर जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिखे तो वो कभी कंटिन्यूस हो ही नहीं सकता, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, यानी कि ये करेक्ट ऑप्शन है। ओके, क्या हुआ, नहीं समझ आया? कोई ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में हमने देखा ना, एक एग्जांपल भी किया था, चाहे किसी भी टाइप का ग्राफ हो, अगर बाहर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये ऐसा लगा रहे हैं तो वो डिसकंटिन्यूअस है। मतलब जरूरी नहीं है, सबके लिए ये जरूरी नहीं, क्योंकि अगर फंक्शन ही सिर्फ 2 इंटीजर के बीच में ही डिफाइन है तब तो ये कंटिन्यूअस होगा ही होगा, ये कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। लेकिन ये मॉड एक्स है ना, मॉड एक्स तो 2 इंटीजर के बीच में डिफाइन है, ये तो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट तक डिफाइन है, और कर्व इसका ऐसा बनता है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू लेंगे तो वो ब्रेक होती है, ऐसा आएगी ना। क्या सर है, या नहीं समझ आ रहा है क्या? समझे। ओके, सेकेंड ऑप्शन, एफ इज कंटिन्यूस फ्रॉम राइट एंड डिसकंटिन्यूस फ्रॉम लेफ्ट। ओके, इसके लिए कर्व ड्रॉ करना पड़ेगा। थर्ड ऑप्शन क्या? एफ इज कंटिन्यूस फ्रॉम लेफ्ट एंड डिसकंटिन्यूस। अच्छा, इस ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन को देखने के लिए हमें एक्चुअली ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा।
वैसे जरूरी नहीं है करना, लेकिन ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। ओके, सो अगर एक्स पॉजिटिव रहेगा ना तो उसके लिए तो मॉड का कोई मतलब नहीं है। तो एक्स पॉजिटिव रहेगा तो ये वैसा ही होगा जैसा अपना कर्व होता है। ओके, ऐसे चलता रहेगा, इतना काफी। और जैसे जैसे नेगेटिव वैल्यू होगी तो ये ऐसा बन जाएगा, लेकिन क्योंकि मॉड लगा हुआ है इसलिए जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगी, जो वैल्यू नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगी। यानी कि मॉड एक्स की वैल्यू पॉजिटिव हो रही है ना, तो जैसे -1 से 0 के बीच में वैल्यू रखी तो वो 0 to -1 हो गई, 0 to -1 नहीं, -1 से 0 के बीच की वैल्यू रखी, मॉड लिया तो वो 0 to 1 के बीच के हो गए। यानी कि ये कुछ इस तरह का आना चाहिए। आई थिंक ये इस तरह का आएगा ग्राफ। मतलब मॉड लगा हुआ है यानी कि वाई एक्सिस सिमेट्रिक है, क्योंकि एक्स पे मॉड लगा हुआ ना, ऐसा बनेगा। और फिर सेम ये ऊपर हो जाएगा ऐसा, फिर इधर हो जाएगा ऐसा। क्या सर है, समझ आया क्या ये ग्राफ कैसे बना है? सही बना रहा हूं ना? यस सर। ओके सर, क्लियर ना? हाँ सर। ओके, तो देख लो सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन अभी पता चल जाएगा। एफ एक्स इज कंटिन्यूस फ्रॉम राइट, एफ एक्स राइट से कंटिन्यूस है क्या सारे नेचुरल नंबर के लिए? ये नेचुरल नंबर इधर है तो राइट से कंटिन्यूस है क्या? यस। जैसे x इक्वल टू 1 पे बात करूं तो x इक्वल टू 1 और उसके जस्ट राइट हैंड साइड फंक्शन की वैल्यू सेम है। x इक्वल टू 2 एंड जस्ट उसके राइट हैंड साइड फंक्शन की वैल्यू सेम है। यस, ऑप्शन 2 का स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब ऑप्शन 2 रॉन्ग है। ओके, ऑप्शन 2 रॉन्ग है। समझ आया ना ऑप्शन 2 कैसे रॉन्ग हुआ? हाँ सर। ओके, अच्छा ये भी साथ में ये भी है ना, डिसकंटिन्यूअस फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से डिसकंटिन्यूअस, यस लेफ्ट से डिसकंटिन्यूअस है। अब 2 का वैल्यू और 2 माइनस का वैल्यू अलग अलग है। 2 के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन का वैल्यू 1 है और 2 के फंक्शन का वैल्यू 2 है। ओके, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन रॉन्ग है, बिकॉज हमें नॉट ट्रू चाहिए। थर्ड क्या है? एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फ्रॉम लेफ्ट एंड डिसकंटिन्यूअस फ्रॉम राइट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई। नहीं नहीं, आई के लिए ये तो चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें यहाँ से दिख रहा है ना, लेफ्ट हैंड साइड में तो लेफ्ट कंटिन्यूटी है, राइट हैंड साइड में राइट कंटिन्यूटी है, तो सबके लिए, सब आई के लिए तो ये करेक्ट हो ही नहीं सकते। यानी कि ऑप्शन 3, मतलब स्टेटमेंट रॉन्ग है, यानी कि ऑप्शन करेक्ट है। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, यस क्लियरली दिख रहा है एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, तो स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब ऑप्शन रॉन्ग है। सो करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का 1 and 3। ठीक है, ओके श्रेय, हो गया ना? हाँ सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? लिमिट t टेंडिंग टू इंफिनिटी a प्लस साइन पाई x होल रेज टू t माइनस 1 अपॉन a प्लस साइन पाई x होल रेज टू t प्लस 1, t यहाँ पे पावर में, और t टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो इसका मतलब a प्लस साइन पाई t पाई x, सॉरी a प्लस साइन पाई x, a प्लस साइन पाई x, ये 1 की ओर टेंड होना चाहिए, मतलब ये इक्वल टू 1 होना चाहिए ना। जब t टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा तो हमने देखा ना 1 रेज टू इंफिनिटी नॉट डिफाइंड फॉर्म होता है, लेकिन लिमिट से इसको सोल्व कर सकते हैं। क्या श्रेय, मैं क्या कर रहा हूँ, इस अंदर वाले को 1 कर रहा हूँ। 1 क्यों कर रहा हूँ? ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? पावर इंफिनिटी होती है तो ये 1 रेज टू इंफिनिटी फॉर्म नॉट डिफाइंड क्यों होता है, और क्यों इसको लिमिट में हम सोल्व कर सकते हैं? बिकॉज 1 के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड लिमिट चेक करेंगे ना, 1 के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड एक छोटा नंबर होता है जो मतलब 1 से लेस होता है, यानी कि उसका पावर अगर बहुत बड़ा होगा ना, जैसे 9/10, जब पावर इंफिनिटी जाएगा ना तो इसका वैल्यू कुछ और होगा, मतलब कि ये 0 की ओर टेंड हो जाएगा, और जैसे ग्रेटर वैल्यू होगी इंफिनिटी डालेंगे ना तो वैल्यू कुछ और हो जाएगा। तो 1 के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, मतलब उसको 1 ट्रीट नहीं कर सकते जब 1 से लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच होता है, राइट हैंड साइड से अप्रोच होता है।
तो इसको मैं 1 कंसिडर कर सकता हूँ ना, क्या सार्थक है, समझ आ रहा है क्या? अंदर वाला जो कुछ भी है ना a प्लस साइन पाई एक्स, इसको 1 कंसिडर कर सकता हूँ क्या? श्रेया समझ आ रहा है क्या? अथर्व? सर ये एक बार आपस से बताना। सर ये 1 के क्यों कंसिडर किया, मतलब a प्लस साइन पाई एक्स को? हाँ सर, एक बार आपस से भाई देखो, डिसकंटिन्यूअस का कहाँ पे चांस है, हम कहाँ पे बोल सकते हैं कि ये डिस, अच्छा मोड लगा हुआ है ना, तो प्लस माइनस 1 कंसिडर करना पड़ेगा। देखो प्लस माइनस 1, ये देखो बाकी सब पे तो ये कंटिन्यूस है, क्योंकि साइन हमेशा कंटिन्यूस है, साइन के साथ कुछ हम ऐड करेंगे कांस्टेंट तो भी वो कंटिन्यूस ही होगा। अब डिसकंटिन्यूस कहाँ पे हो सकता है, ये डिसकंटिन्यूस कहाँ पे हो सकता है, 1 पे या प्लस माइनस, क्योंकि मॉड लगा हुआ है इसलिए प्लस माइनस 1। अच्छा 1 के लिए एक्सप्लेन करता हूँ, आपको माइनस 1 का समझ आ जाएगा। क्योंकि क्या होता है 1 के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में अगर पावर बहुत बड़ी है ना, तो जस्ट लेफ्ट हैंड साइड के लिए जो नंबर है उसकी बहुत बड़ी पावर होने पे वैल्यू कुछ और आएगी, और जस्ट राइट हैंड साइड के लिए वैल्यू कुछ और आएगी। समझ रहे हो क्या? जैसे 9/10 है ना, मैं मान लेता हूँ भाई 1 को क्या ले सकता हूँ मैं, मतलब 1 को 10/10 ले सकता हूँ, या फिर छोड़ो डेसिमल में बात करते हैं। 1 के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू क्या आएगी, 0.9999 समथिंग। अच्छा सर ये पता है क्या, 0 से 1 के बीच में जितने भी नंबर है उनकी जितनी बड़ी पावर लेंगे वो उतना ही छोटा होता जाएगा। यस सर। तो इसका मतलब 0 के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में जब पावर इन्फिनिटी होगी, यानी कि बहुत बड़ी पावर होगी, तो ये बहुत छोटा नंबर होगा। और 1 के जस्ट राइट हैंड साइड में 1 पॉइंट सपोज 0.00001 है, तो इसकी बहुत बड़ी पावर लेंगे तो ये बहुत बड़ा नंबर बनेगा। यानी कि ये बहुत छोटा नंबर जा रहा है, 0 की ओर टेंड हो रहा है और इधर इन्फिनिटी की ओर टेंड हो रहा है। तो ये प्लस माइनस 1 पे जब a प्लस साइन पाई एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 1 होगा, तब ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। अब माइनस क्यों लिया, क्योंकि मॉड लगा हुआ है। समझा क्या अथर? हाँ सर समझा। यस सर। ओके, तो इसका मतलब ये डिसकंटिन्यूस कहां पे, a प्लस साइन पाई एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1 पे। ओके अच्छा अभी क्या फाइंड क्या करना है इसमें, मतलब ऑप्शन देख के चलना पड़ेगा ना हमें कि क्या करना है। इफ a इक्वल टू 1 देन fx हैज 5 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इफ a इक्वल टू 3, a इक्वल टू 0.5, a इक्वल टू 0। अच्छा चारों ऑप्शन को सोल्व करना पड़ेगा हमें। a इक्वल टू अगर 1 है ना, a इक्वल टू अगर 1 है तो कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, यानी कि x की कितनी वैल्यू है जहां पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में फंक्शन की वैल्यू अलग आ रही है। सो यहाँ पे प्लस माइनस 1 है, पहले प्लस लेता हूँ। a इक्वल टू अगर 1 लूंगा ना ऑप्शन 1 के लिए, अगर इसको सोल्व करूँ तो ये ऐसे बनेगा 1 प्लस साइन पाई एक्स इक्वल टू 1, यानी कि साइन पाई एक्स इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे प्लस लिया इसका मतलब क्या है, ओके एक बार प्लस लेते एक बार माइनस लेते, फिर बाद में बात करेंगे कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। सो 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये साइन पाई एक्स इक्वल टू 0 हो गया। अच्छा साइन पाई एक्स इक्वल टू 0 है, एक्स का वैल्यू 0 to 6 के बीच में, 0 to 6 मतलब ठीक है 0 to 6 यानी कि 0 to 6 पाई, क्योंकि पाई से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 0 to 6 पाई में कितनी ऐसी वैल्यू है जहां पे साइन 0 होता है, पाई के इंटीजर मल्टीपल पे ना, 0 1 2 3, मतलब 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 6 पाई, टोटल 6 पॉइंट्स है। क्या सर है, नहीं समझा क्या? सर 5 ही पॉइंट्स आएंगे ना? ओ नहीं है ना, 0 एंड 6 इंक्लूडेड नहीं है, तो इसका मतलब पाई 2 पाई 3 पाई, मतलब 1 2 3 4 5, यस 1 2 3 4 5 पॉइंट्स। ओके और माइनस लेंगे तो भी सेम ही रिजल्ट आने वाला है। नहीं माइनस लेने पे माइनस हो नहीं पाएगा एक्चुअली। ए इक्वल टू जब 1 होगा ना तो ये बनेगा 1 -2 प्लस आएगा। साइन पाई, हाँ -2 हो जाएगा, जो कि साइन में पॉसिबल नहीं एग्जिस्ट है, नहीं तो करेगा। माइनस, हाँ माइनस वाला केस लेंगे नहीं, मतलब वहां से एक्स की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं आएगी जिससे कि साइन पाई एक्स इक्वल टू -2 हो जाएगा, तो फाई इसमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। ओके क्योंकि उसके जस्ट लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड एक प्लस हो जाता माइनस हो जाता, मतलब क्यों डिसकंटिन्यूटी हुआ, क्यों इसको 0 करने पे हम डायरेक्टली फाई देख लिया, क्योंकि 0 कहां पे हो रहा साइन, पाई पे 0 पे, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे नेगेटिव वाई एक्सिस पे, तो जस्ट राइट हैंड साइड यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी, जस्ट लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव वैल्यू आएगी।
इसलिए ओके। तो इस तरह से a इक्वल टू 3, a इक्वल टू 1/2, a इक्वल टू 0 सबके लिए चेक कर सकते हो। ठीक है श्रेया, कर सकते हाँ हो। अभी सर। टाइम काफी ज्यादा हो गया इसलिए मैं करा नहीं रहा हूँ। अच्छा 7th में कोई डाउट है क्या? नो सर। नहीं सर 7 था अच्छा वो। एक काम करो ना, ये क्वेश्चन करना ना आप एक बार, जिसका नहीं हुआ ये करना, बाकी के 3 ऑप्शन अगर कोई डाउट हो तो बताना मुझे, हम डिस्कस करेंगे वापस। ठीक है चलेगा सर। चलेगा ना? हाँ। और 7 में 7 सबका हुआ ना, सिग्नम हाँ, फंक्शन सबका। x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसका मतलब जो यहाँ पे ये 2 रूट है ना, वो जो 2 रूट है वो इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब ये x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि इसके 2 रियल रूट होने चाहिए। सो d को ग्रेटर देन 0 करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, और कोई डाउट है?